हेलो जीक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइना और भारत के दरमियान रिसेंटली जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, हम उन पर नज़र दौड़ाएंगे कि आजकल इनके ताल्लुकात कहाँ पर खड़े हैं। अभी रिसेंटली दोनों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मुलाकात हुई है मॉस्को में। हम उस हवाले से भी देखेंगे कि क्या चीज़ें सामने आई हैं। हम इस मामले पर डिफरेंट एंगल से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स पर भी बात करेंगे और एंड पर ऑब्वियसली थोड़ी सी ओपिनियन भी देंगे। और आज की इस वीडियो में हम एग्जैक्टली वो पॉइंट्स बताएंगे, वो एरियाज बताएंगे कि कहाँ कहाँ किस हद तक चाइना इंडिया के एरिया में घुस चुका है, जो इंडिया की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की परसेप्शन है उसके अंदर। और एंड पर हम ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों ममालिक के दरमियान जो तनाव की कैफियत थी, क्या अब वो ख़त्म हो चुकी है या कुछ नई डेवलपमेंट्स भी जन्म ले रही हैं। इस हवाले से जो ग्राउंड सिचुएशन है हम उसको भी थोड़ा सा गौर से देखेंगे। भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर जयशंकर और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी के दरमियान मॉस्को में शंघाई रीजनल कोऑपरेशन के इजलास में मुलाकात हुई और दोनों 5 निकाती एजेंडा पर मुत्तफिक हुए। अब हम इसको एक एक पॉइंट को गौर से देखते हैं। सबसे पहले दोनों कंट्रीज ने मोदी और शी जिनपिंग के दरमियान जितनी भी पास्ट में मुलाकातें हुई हैं, जितनी भी इंगेजमेंट्स हुई हैं, कंसेंसस हुए हैं बॉर्डर से रिलेटेड 2017-18 में, उसकी पासदारी का अज़म किया ताकि रिलेशनशिप में जो कोऑपरेशन है वो जारी रहे और ये के इख्तलाफात को डिस्प्यूट्स में ना बदला जाए। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि करंट बॉर्डर जो डिस्प्यूट है दोनों ममालिक के दरमियान, ये किसी के भी मफाद में नहीं है और अगर कोई चीज़ें आगे बढ़ती हैं, कोई एस्केलेशन होती है आर्मीज़ के दरमियान, तो फ़ौरन डिसएंगेजमेंट की जाएगी और दोनों फोर्सेस एक दूसरे से जो ज़रूरी फासला है वो बरकरार रखेंगी। सीज़ फायर पर अमल दरामद किया जाएगा। तीसरा इसमें पॉइंट ये है कि पास्ट में बॉर्डर मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी मुआहदे हुए हैं चाइना और इंडिया के दरमियान, पीस और ट्रैंक्विलिटी से रिलेटेड, उन पर अमल दरामद किया जाएगा ताकि मामलात को एस्केलेट होने से रोका जाए। चौथा पॉइंट ये है कि एक वर्किंग मैकेनिज्म बनाया जाएगा बाउंड्री अफेयर्स के लिए। 2 स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे दोनों साइड्स पर जो बातचीत करेंगे, यानी कि कोऑर्डिनेशन और कंसल्टेशन से मामलात हल करेंगे। पांचवा इसमें नुक्ता ये है कि पीस को बरकरार और जारी रखने के लिए नए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जाएंगे बॉर्डर एरियाज में। तो भाईजान, सुनने में ये बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है कि चाइना और इंडिया के दरमियान जितनी भी हालिया टेंशन्स थी वो तो अब बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हैं। इतनी पॉजिटिव बातें, मतलब क्या ऐप बैन्स, ट्रेड वॉर्स, एक दूसरे के बंदों को मारना, 20 फौजी जो मरे भारत के, इसके अलावा चाइना का भारत की परसेप्शन के एरिया में, इतने बड़े एरिया में घुस जाना, मतलब ये सारी बातें नज़रअंदाज हो गई हैं क्या? अब इंडियन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस पूरी ज्वाइंट स्टेटमेंट में एक प्रॉब्लम है। पूरी स्टेटमेंट में कहीं भी LAC का जिक्र नहीं किया गया, यानी कि दोनों की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और बॉर्डर एरियाज की टर्म यूज़ की गई है सारे इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। ये बड़ी हैरत अंगेज बात है। अब इंडियन एनालिस्ट के मुताबिक इसका एक ही मतलब हो सकता है कि अप्रैल 2020 तक जो स्टेटस को था, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सिचुएशन थी, दोनों की अपनी अपनी परसेप्शन थी इंडिया और चाइना की, अब चीज़ें उस सतह पर वापस नहीं जा सकती। अब कुछ नई रियलिटीज़ जन्म ले चुकी हैं, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मई 2020 के बाद चाइना ने जितनी भी इंट्रूजन्स की हैं इंडिया की परसेप्शन के एरिया में, जितनी भी मिलिट्री फोर्टिफिकेशंस कायम की हैं और उन एरियाज़ पर चाइना बैठ गया है, अब चाइना वापस नहीं जाएगा। और ये बात इंडिया के बहुत से सीनियर डिफेंस एनालिस्ट जैसा कि MK भद्रा कुमार या प्रवीण स्वाने, इस तरह के लोग लिख रहे हैं। और इसके साथ ही वो एक आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं जो इंडियन अखबार द हिंदू में पब्लिश हुआ है, जिसके मुताबिक चाइना ने इंडिया की परसेप्शन के एरिया में तकरीबन 1000 स्क्वायर किलोमीटर तक कब्जा कर लिया है। और ऑब्वियसली ये ज़्यादातर इंट्रूजन्स इन्होंने लद्दाख में किए हैं। दिल्ली का जो टोटल एरिया है वो है 1480 स्क्वायर किलोमीटर्स और लद्दाख में चाइना ने इंडिया की साइड पर घुसकर तकरीबन 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स तक कब्जा कर लिया और वहाँ पर वो बैठ गए आके। और बैठने के बाद फिर हम देख रहे हैं कि ये सारी इनकी बातचीत चल रही है, इनके कमांडर्स की भी बातचीत चल रही है, मिलिट्री कमांडर्स की और फॉरेन मिनिस्टर्स के लेवल पर भी। मतलब एक तरफ से उन्होंने अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई हैं और दूसरी तरफ वो बातचीत भी कर रहे हैं। और मतलब अब वो कह रहे हैं कि एक नया स्टेटस को, मतलब पुराने स्टेटस को हम नहीं मानेंगे, हम वापस नहीं जाएंगे। जो डिसएंगेजमेंट है हम उसको तो एक लिमिटेड लेवल पर कर देंगे, हम बफर जोन्स भी कायम कर देंगे, लेकिन जिन एरियाज़ में हम आ गए हैं, जितनी हमने मिलिट्री फोर्टिफिकेशंस कायम कर ली हैं, उससे पीछे नहीं हटने वाले। इसी वजह से ये इंडिया के डिफेंस एनालिस्ट में एक बड़ी बेचैनी पाई जा रही है कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स ये बहुत बड़ा एरिया है।
और आपको याद होगा कि जो सबसे पहली मैंने गलवान की वीडियो बनाई थी ना, उसमें मैंने एक इंडियन जनरल के आर्टिकल का रेफरेंस दिया था। उसमें उन्होंने कुछ इसी तरह की बात की थी कि अगर चाइना को हम अभी नहीं रोकते तो इसका मतलब है एक बहुत बड़ा एरिया चाइना उस पर काबिज हो जाएगा, और उसकी वजह से मतलब वो फिर एक्सपोनेंशियली ग्रो करता जाएगा, क्योंकि उसकी जो इम्प्लिकेशंस होंगी ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, वो बहुत बड़ा एरिया बनता जाएगा। और यही कुछ हो रहा है। और मेरे ख्याल में कि ये जो सारी चीज़ें ना, ये 1000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा है, और भारतीय ऑफिशियल्स अभी काफ़ी एहतियात से काम ले रहे हैं मेरे हिसाब से। अब आपको याद होगा कि लद्दाख में चाइनीज़ ने जो इंट्रूजन्स की थी, उस वक्त हमने ये 2 वीडियोस बनाई थी काफ़ी डिटेल में। हमने सारा बताया था कि किन किन एरियाज़ में आकर चाइनीज़ बैठ गए हैं, और हमने सबसे ज़्यादा जिक्र किया था गलवान वैली और पैंगोंग सो लेक का। इस आर्टिकल के मुताबिक एक सीनियर इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल ने द हिंदू से बातचीत की है और इनको बताया कि डेप्सांग प्लेन्स जो कि गलवान वैली और कराकोरम पास के दरमियान है, वहाँ चाइनीज़ ने जो एक्स इंडियन पेट्रोलिंग पोजीशंस थी, अब वो भारत के लिए एक ख्वाब बना दी है। मतलब उन प्लेन्स में जो भारतीय फोर्सेस पेट्रोल किया करती थी, अब वो उनके लिए एक ख्वाब है, और वो बहुत बड़े एरिया पर चाइनीज़ आकर बैठ गए हैं, और सबसे ज़्यादा जो कब्ज़ा किया है उन्होंने उस रीजन में किया है। लद्दाख में डेप्सांग प्लेन्स के जो सबसे करीब है नॉर्थ में, वो है कराकोरम पास, और अगर साउथ में थोड़ा सा आए तो है गलवान वैली। तो यहाँ पर तकरीबन 900 स्क्वायर किलोमीटर्स तक चाइनीज़ ने कब्ज़ा कर लिया है। सतह समंदर से 16,000 फीट ऊंचा एरिया है ये, और शदीद बर्फ़बारी, शदीद सर्दी का आलम होता है यहाँ पर, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। पेट्रोलिंग पॉइंट 10 to 13 तक चाइना ने यहाँ पर कब्ज़ा किया है। गलवान वैली की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 20 स्क्वायर किलोमीटर्स तक चाइना ने कब्ज़ा कर लिया, और मेरे हिसाब से ये भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात एरिया बता रहे हैं, मोहतात अंदाज में ये कहीं ज़्यादा है इससे। तकरीबन 60 से 70 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है जो कि गलवान में चाइनीज़ ने कब्ज़ा किया है। और इसके साथ ही पैंगोंग सो लेक, यहाँ पर तकरीबन 65 स्क्वायर किलोमीटर्स तक चाइनीज़ ने कब्ज़ा किया है, और उसका भी मैंने बड़ी डिटेल में इस वीडियो में बताया था आपको। एक और एरिया है जो कि गलवान से ज़्यादा दूर नहीं है, हॉट स्प्रिंग्स, ये भी इंडिया को कनेक्ट करता है एक्साई चीन से। यहाँ पर भी तकरीबन 12 स्क्वायर किलोमीटर्स का जो इलाका है वो चाइनीज़ ने उस पर कब्ज़ा कर लिया है। पैंगोंग सो लेक में जो चाइनीज़ एक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव साबित हुआ है, और पॉइंट 4 तक वो आकर बैठ गए हैं, जो किसी दौर में यहाँ पर इंडियन जो आर्मी है वो पेट्रोल किया करती थी। तो अब वो चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। वहाँ पर उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशंस कायम कर ली हैं। पैंगोंग सो लेक के साउथ में इंडियन आर्मी ने 30 और 31 अगस्त को एक एग्रेसिव एक्शन लिया है और कुछ चोटियों पर कब्जा कर लिया है, जैसा कि काला टॉप। अब मज़े की बात है कि इंडिया के मुताबिक ये उनकी अपनी जो परसेप्शन है LAC की, ये उसके अंदर आती हैं, और इस खबर को पूरे इंडियन मीडिया ने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया। मतलब अब चीज़ें इस सूरत हाल पर आ गई हैं कि अपने ही एरिया को डिफेंड करने का इनको बहुत ज़्यादा ये एक अचीवमेंट फील करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा उसका ढिंढोरा पीटते हैं कि जी हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट चोटी पर कब्जा कर लिया। दरअसल वो इनका अपना ही एरिया था, इनकी अपनी ही परसेप्शन थी जिसमें ये आकर बैठ गए हैं, और इसकी वजह से ये हुआ कि उस एरिया में जो चाइना बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हुआ था, एक साइड से नो डाउट इन्होंने चाइना को कंटेन किया, मतलब चाइना को रोका आगे बढ़ने से। और इसका एक एज ये भी हो सकता है कि पैंगोंग सो लेक में जो चाइनीज़ एक्टिविटीज़ हैं उन पर भी इंडिया नज़र रख सकता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हर तरफ से थरथली डाल दिया है PLA ने, यानी कि जो चाइनीज़ आर्मी है उन्होंने इंडियन आर्मी को डिफरेंट, मतलब अब इतनी ज़्यादा लोकेशंस हैं कि सबका ट्रैक रखना भी मुश्किल हो गया कि कहाँ कहाँ पर अब ये टसल जा रही है। तो एक पॉइंट पर आप कह सकते हैं कि एक छोटी सी कामयाबी इंडियन आर्मी को ज़रूर मिली है। और इवन इस एरिया में भी पैंगोंग सो लेक के साउथ में चुशुल सेक्टर में भी 20 स्क्वायर किलोमीटर्स तक चाइना ने कब्जा कर लिया इंडिया के एरिया में। अब हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो मिलिट्री एक्टिविटी भी जारी है, मतलब वहाँ पर टसल और जो टेंशन्स हैं फौजियों का जो आमना सामना है वो बरकरार है, दूसरी तरफ जो बातचीत की कोशिशें हैं वो भी हो रही हैं। तो अब एक सवाल ऑब्वियसली ज़हन में आता है कि चीज़ें अब किस तरफ आगे जाएंगी। ये जो 5 निकाती एजेंडा है दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स का, ये एक काफ़ी खुश आइंद हो सकता है कुछ इंडियन एनालिस्ट की नज़र में, लेकिन हम कुछ ग्राउंड फैक्ट्स को देखते हैं ज़रा। अब आगे आने वाले दिनों में जो मौसम है वो बहुत शदीद आने वाला है। विंटर इज़ कमिंग,
और इंडिया की साइड पे जो टेरेन है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, वो हम सबको पता है, जबकि चाइनीज़ साइड पर जो टेरेन है वो इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। और ऑब्वियसली चाइनीज़ साइड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत मजबूत है। इंडियन साइड में ये जो डेप्सांग प्लेन्स हैं, हॉट स्प्रिंग्स या कि गलवान वैली, ये सारी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं। इंडिया को नो डाउट इंडिया ने एक अचीवमेंट की है, दौलत बी गोल्डी रोड बनाकर। यहाँ पर इसकी वजह से इंडियन आर्मी की जो मोबिलिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिली है, लेकिन अभी भी जो सर्दियों में इस रोड की इफ़ेक्टिवनेस है ना, वो कुछ जगहों पर उतनी नहीं होती, मतलब 100% उसकी एफिशिएंसी नहीं होती। जबकि चाइना, हम सबको पता है उनकी जो प्रिपेयर्डनेस है मिलिट्री वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, वो टॉप ऑफ द लेवल है। तो चाइनीज़ को यहाँ पर बहुत बड़ा एज है। अब ये जो सारी सिचुएशन है इस एरिया की, जितनी भी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं और ये जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये अब चाइनीज़ आर्मी के सामने आ गई हैं। लद्दाख में इतने बड़े पैमाने पर चाइना ने जो मिलिट्री मैनूवरिंग की है, उससे इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत सी चीज़ें इनके सामने खुलकर सामने आई हैं। आप ये कह सकते हैं कि एक किस्म का इन्होंने इंडिया की नब्ज़ चेक की है, इन्होंने पानी चेक किया है भारत का कि कितने पानियों में है। और उन्होंने इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ ये सीखी है कि हम इंडिया के इतने बड़े एरिए में आकर बैठ गए हैं, लेकिन इस पूरी सिचुएशन के बावजूद जो भारतीय आर्मी है वो एक बड़े लेवल पर बेबस नज़र आती है। मतलब कुछ जगहों पर तो ऑब्वियसली वो रेजिस्टेंस दिखा देते हैं, लेकिन लार्जली अगर देखा जाए ना, तो वहाँ पर भारत बेबस नज़र आता है। नो डाउट इसमें सबसे बड़ा फ़र्क क्या है, चाइना की है इकॉनमी बहुत ज़्यादा बड़ी, उनकी एक्सपोर्ट्स आप देख लें, और इसी वजह से जब जितनी बड़ी आपकी इकॉनमी होती है उतना ही बड़ा आपका डिफेंस बजट होता है। तो उनके पास जो उनकी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है, जो उनके पास इक्विपमेंट है, वो सारे इंडियन एनालिस्ट भी इसी बात को रोते हैं कि यार चाइना से जो जंग है वो इसका हल नहीं है। 1962 में आप सबको पता है कि किस तरह एक इबरतनाक शिकस्त हुई थी भारत को। अगर उस सिनेरियो से कंपैरिजन किया जाए ना, तो आज भी मोर और लेस जो सिचुएशन है कंपैरेटिवली वो वहाँ पर ही खड़ी है। जितनी मार उन्होंने तब खाई थी, अब अगर उस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो अब भी उसका रिपीट ही होगा। मतलब नो डाउट इंडिया ने भी अपग्रेडेशंस की अपनी मिलिट्री में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन उसी हिसाब से चाइना भी ग्रो किया है। चाइना तो बहुत ज़्यादा, वो तो एक्सपोनेंशियली उनकी ग्रोथ हुई है हर फील्ड में। और दूसरी तरफ टेरेन को आप देख लें कि इंडियन साइड को मूव करने में इस पूरे एरिया में ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है, जबकि चाइनीज़ साइड रिलेटिवली ईजी है। तो मिलिट्री साइड पर भारत की जितनी भी कमियां रह जाती हैं वो फिर उनको पूरा करते हैं ऑब्वियसली जो पब्लिक एंगर होता है, फिर उस हवाले से वो रिएक्ट करते हैं, इनकी ऐप्स को वो बैन करते हैं, ट्रेड वॉर्स की फिर बात करते हैं, मज़ीद वो अमेरिका के कैंप में जाते हैं, फिर वो ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे वो समझते हैं कि चाइनीज़ को दुख होगा। चाइनीज़ कंपनीज़ के लिए जो हालात हैं भारत में वो काफ़ी ज़्यादा सख्त होते जा रहे हैं। इस वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था। तो फिर इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। इवन डिप्लोमेटिक लेवल पर बात करें तो आपके सामने है इस वक्त के भारत को कौन सपोर्ट कर सकता है चाइना के ख़िलाफ़। रशिया वो ऑलरेडी चाइना का बहुत ज़बरदस्त दोस्त है, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरी तरफ आ जाता है अमेरिका के आगे आने वाले इलेक्शंस, और वो कोरोना में इतनी बुरी तरह से फंसे हुए हैं ना, उनके पास टाइम ही नहीं है ना, मेरा ख्याल उनके पास अब रिसोर्सेज हैं। जो लड़ना है, जो फेस करना है चाइना को, वो भारत को ही करना पड़ेगा खुद। और इसी वजह से भारत की जो मुश्किलात हैं पहाड़ी इलाकों में, हिमालयंस में, कराकोरम में, वो ये जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। और अभी 2 हफ्ते पहले भारत के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने 2 फ्रंट वॉर थ्रेट के हवाले से अपनी जो तशवीश है उसका इजहार किया था, और उन्होंने कहा था इसका ख़तरा मौजूद है। और अब हम देख रहे हैं कि इंडियन हलकों में, स्पेशली डिफेंस हलकों में, 2 फ्रंट वॉर थ्रेट पाकिस्तान और चाइना की तरफ से जो है उसमें अब बातचीत, उसमें तेज़ी आती चली जा रही है, और जो तशवीश है उसकी एक लहर दौड़ी हुई है पूरे इंडिया में। पिछले कुछ महीनों में इंडियन आर्मी की तरफ से 2 फ्रंट वॉर थ्रेट के हवाले से कई स्टेटमेंट सामने आई हैं। ये शो करता है उनकी सोच और उनकी इनसिक्योरिटी, और स्पेशली सियाचिन के हवाले से भी बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स आई हैं। काफ़ी ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है इंडियन आर्मी में। अब आपके सामने है भारत की ये जो सारी इनसिक्योरिटी है, ये इनसिक्योर होना बनता भी है। उनका नॉर्थ वेस्टर्न साइड पर पाकिस्तान की LOC है, वहाँ पर भी महाज गर्म है।
नॉर्दर्न साइड पर आ जाता है सियाचिन, वहाँ पर भी भारत को बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ा है। ये वीडियो मैंने बनाई थी, आप देख सकते हैं बहुत डिटेल में सियाचिन की, और ये सारा बताया था टू फ्रंट वॉर थ्रेट वगैरह का, और पूरा कि किस तरह इंडिया यहाँ पर आकर बैठा है। और फिर नॉर्थ ईस्टर्न साइड पर है थ्रू आउट चाइनीज़ आर्मी के साथ टेंशंस। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें शो कर रही हैं कि इंडियन आर्मी के लिए जो आने वाले दिन है वो मज़ीद मुश्किल होंगे, और इसी टू फ्रंट वॉर थ्रेट की वजह से भारत ने हिमालयन और कराकोरम रेंज में अपनी फौज की एक बहुत बड़ी तादाद बिठाई हुई है। मतलब ऑब्वियसली भारत की ये मजबूरी अब बन चुकी है, अब हर साइड पर इन्हें एक्टिव होना पड़ेगा। ऊपर से सियाचिन है, अब सियाचिन के साथ साथ आप नीचे है कराकोरम पास, फिर डेप्सांग प्लेन्स हैं, वहाँ पर भी इनके पंगे हैं, फिर नीचे गलवान वैली में चाइना ऊपर आकर बैठा हुआ है, और फिर हॉट स्प्रिंग्स हैं, और फिर नीचे आए तो पैंगोंग सो लेक। मतलब पूरी अब ये जो थी ये सारी, अब ये पूरा बॉर्डर का जो एरिया है ये अब गर्म हो चुका है। और इनके डिफेंस एनालिस्ट ये भी लिखते हैं कि पहले इनकी जितनी भी एनर्जीज थी वो पाकिस्तान पर मरकूज थी, कि पाकिस्तान को किस तरह कंटेन किया जाए, पाकिस्तान को किस तरह दबाया जाए। अब चाइना जब का ये इक्वेशन में है, स्पेशली इस साल के अप्रैल में, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ हो चुकी हैं भारत के लिए। मतलब पाकिस्तान के लिए जो धमकियाँ मेज़ रवैया था उसमें अब कमी आती जा रही है थैंक्स टू चाइना। तो आप खुद सोचें इस पूरे माहौल की वजह से कितनी थरथली मची होगी इंडियन मिलिट्री हलकों में, कि मतलब यही सोचते रहते होंगे कि अब फौज को कहाँ पर मूव करें, अब वहाँ पर पंगा हो गया, अब उस जगह पर पंगा हो गया। नो डाउट भारत इस पूरी सिचुएशन को अवॉइड कर सकता था, लेकिन अपनी कुछ हरकतों की वजह से जो इन्होंने चेस्ट थंपिंग इनकी अप्रोच थी कि जी हम अपनी जनता को खुश करें, इन्होंने उस चक्कर में आके जो कश्मीर का इकदाम किया, नो डाउट इन्होंने अपने नेबर्स को नाराज़ किया। और चाइना बिल्कुल भी पहले एक्टिव नहीं था, और ना सिर्फ इन्होंने इस तरह के इकदाम किए, यूनिलैटरली कश्मीर का स्टेटस बदला, उसके साथ ही इन्होंने हमें धमकियां दी कि मतलब हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं सारे CPEC के अंडर वो इलीगल हैं। तो ये चीज़ें नो डाउट, मतलब पाकिस्तान तो इनसे छोटा है, पाकिस्तान तो चलो सुन सकता है, लेकिन चाइना जो इतनी बड़ी सुपर पावर है, जो कि अमेरिका को अब आंखें दिखाना शुरू हो गई है, वो आपकी ये बातें बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो आप देखें कि सरेआम ये धमकियां लगाते होते थे जब चाइना एक्टिव नहीं हुआ था CPEC के हवाले से कि हम ये इलीगल है, हम इस पर चढ़ाई कर देंगे, हम POK ले लेंगे, एक्साइज चीन ले लेंगे। ये वर्ड आपको याद रहने चाहिए जो अमित शाह साहब ने कहे थे ना। अब मैं देखता हूँ कि अब ये कैसे बोलते हैं ये अल्फाज, अब बोले ना तो अब मज़ा आएगा कि अब ये कब बोलते हैं ऐसे अल्फाज, मैं सुनना चाहता हूँ। और नो डाउट कि इस एटीट्यूड के बाद पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक ही ऑप्शन रह जाती थी कि भारत के खिलाफ इल्हाक किया जाए अपने स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बचाने के लिए। एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी हैं और दूसरे इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हैं CPEC की शक्ल में। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो कोऑपरेशन है हर फील्ड में वो इस वक्त पीक पर है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सबक भारत को मिल चुका है। भारत का जो घमंड था उसको तोड़ने की कोशिश की है चाइना ने। चाइना का जो न्यूज़पेपर है ना, द ग्लोबल टाइम्स, उनका एक एडिटोरियल पब्लिश हुआ था 5 सितंबर को, और इनके बड़े क्लोज ताल्लुकात हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट से। उन्होंने एक मैसेज दिया क्लियरली इंडिया को कि वी मस्ट रिमाइंड द इंडियन साइड दैट चाइनाज नेशनल स्ट्रेंथ इंक्लूडिंग इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ इज मच स्ट्रॉन्गर देन इंडिया। ऑल्दो चाइना एंड इंडिया बोथ आर ग्रेट पावर्स व्हेन इट कम्स टू द अल्टीमेट कंपटीशन ऑफ द कॉम्बैट कैपेबिलिटी, the Indian side will lose if a border war starts. India will have no chance of winning. मतलब एक ये भी मैसेज चाइना ने इनको देना था कि आप इस भूल में मत रहें कि आपकी जो मिलिट्री पावर है वो हमसे ज़्यादा है। इन्होंने तो मतलब हद ही कर दी थी ना, मतलब अपनी आवाम के अंदर जो इन्होंने जिस किस्म की चेस्ट थंपिंग की, इन्होंने ये शायद भूल गए थे कि अगले भी मौजूद हैं। वो मतलब ठीक है, पाकिस्तान को तो ये बड़ा, पाकिस्तान की पास्ट की जो गवर्नमेंट्स थी वो बड़ी रिलेक्टेंट थी इंडिया को कन्फ्रंट करने से। अब ना सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से जवाब आता है, चाइना की तरफ से अब आप देख लें जो चीज़ें होती हैं वो क्या फिर होती हैं। इसके साथ ही मोदी सरकार को एक और बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है इस पूरे सिनेरियो की वजह से कि अब अपनी आवाम को क्या मुंह दिखाएंगे। मैंने इस वीडियो के एंड पर कहा था कि आपको याद होगा कि ये जो इतनी ज़्यादा इन्होंने चेस्ट थंपिंग अब कर चुके हुए हैं ना, जितना ज़्यादा ये बढ़ के मार चुके हुए हैं, अब वो टाइम आ गया है कि इसकी वजह से इनको अब नुकसान होगा पब्लिक को फेस करते हुए। पहले तो इन्होंने अपने नेबर से बिगाड़ी, मतलब पूरी अपनी जो स्ट्रेटेजिकली मुल्क को नुकसान पहुंचाया, और अब वो टाइम आ गया कि पब्लिक भी इनसे नाराज़ होने वाली है। ये जो 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया चाइना, अब ये अखबारों में छप रही है ये चीज़। ये एक इंडियन ऑथर के अल्फाज हैं कि इंडिया लैक्स द कैपेबिलिटी टू चैलेंज द चाइनीज एक्शन बट द पब्लिक वॉज लेड टू बिलीव अदरवाइज। India is caught in a time trap, entrapped between an irascible parliament on one side and an ill-informed public on the other side.
यानी कि पब्लिक को इनकी बिल्कुल भी नहीं पता ग्राउंड रियलिटीज़ का जो वहाँ पर हो रही हैं चाइना के साथ। इन्होंने पब्लिक से छुपा कर रखी हुई हैं और जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उन पर ये शोर मचाते हैं कि ये हैं हमारी अचीवमेंट्स। मतलब वही नेशनलिज्म का जो इन्होंने एक चूरन बेचते हैं ये हर वक्त। और फिर इनकी सपोर्ट में मेजर गौरव वारिया और अर्नब गोस्वामी जैसे लोग होते हैं जो टीवी पर इनके जज्बात उभारते हैं पूरी भारतीय आवाम के। ये है इनकी स्ट्रेटजी कि असल मैदान में लड़ाई हारो लेकिन पब्लिक को बताओ कि हम जीत रहे हैं। लेकिन आप सोचें कि आने वाले दिनों में टू फ्रंट वॉर थ्रेट की सूरत में इंडिया को कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, कोई विजिबल नुकसान हो जाता है जिसको ये छुपा भी नहीं सकेंगे, तब पब्लिक इनका क्या हाल करेगी। आप ज़रा सोचें, इमेजिन करें। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके ख्याल में इस पूरे क्राइसिस को इंडिया अवॉइड कर लेगा या नियर फ्यूचर में आप टू फ्रंट वॉर थ्रेट की एक पॉसिबिलिटी देख रहे हैं भारत के खिलाफ। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।